हेलो, वेलकम टू नॉलेजम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर की। उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो स्टेप्स होते हैं पीएचडी एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद आपका जो आपकी खुद की प्रिपरेशन जो होनी चाहिए पीएचडी में सिलेक्शन के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप जो भी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैं आज डिटेल में बात करेंगे। पीएचडी इनटू आईआईटीज एंड अदर इंडियन इंस्टीट्यूट्स। ओके, सो विदाउट लेटिंग अडू, लेट्स बिगिन नॉलेजम। ओके, तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस, जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, उसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपको क्या प्रिपरेशन करनी है पीएचडी में सिलेक्शन के लिए। ठीक, और लास्ट रहेगा अपना स्कॉलरशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस। उसमें डेट्स ऑफ एप्लीकेशन देखो, जो जनवरी में सेशन स्टार्ट होता है पीएचडी का, उसके लिए जो एप्लीकेशंस है वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में आ जाता है। ठीक है, सो आपको रेगुलरली इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स चेक करनी होगी। अप्रैल के अप्रॉक्स आ जाएगा जुलाई वाले का। और जो सेशन जनवरी में स्टार्ट होता है, उसकी एप्लीकेशन जो है अक्टूबर करीब में आ जाती है। सो मतलब आपको अक्टूबर में और अप्रैल में अप्लाई करना होगा एप्लीकेशन के थ्रू। सारा प्रोसेस है, डेट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है? जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है गेट क्वालिफाइड होना चाहिए मास्टर्स के साथ, जो थ्रू आउट द इंडिया रिक्वायर्ड रहता है। गेट क्वालिफिकेशन क्यों? क्योंकि आपको एमएचआरडी से स्टाइपेंड चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो गेट क्वालिफिकेशन चाहिए, प्लस कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपना कुछ मिनिमम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 7 या 7.5 पॉइंटर भी मांगते हैं, सीपीआई ओवरऑल इन मास्टर्स। बट मैंडेटरी नहीं है, कुछ टॉप के आईआईटीज हो सकते हैं जो ये मांगेंगे। ठीक है, फिर होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आपको प्रॉपर्ली भरना है, डिटेल में अच्छे से भरना है। उसका अच्छे सारे तरीके, मतलब आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो है ही है। साथ में आपको मोस्टली जो होते हैं ना पीएचडी में, उन लोग एसओपी मांगते हैं। एसओपी स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विल बी बेस्ड ऑन योर रिसर्च इंटरेस्ट, योर रिसर्च टॉपिक। तो वो बहुत केयरफुली लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। सजेस्ट करूँगा कि आप एसओपी लिखने के लिए किसी एक सीनियर की हेल्प लें। उनको एसओपी अपना राइट करके उनको शो करें कि यार ये करेक्ट है कि नहीं, प्लीज़ आप कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या? बिकॉज एसओपी इज टेकन वेरी सीरियसली, स्पेशली इनटू आईआईटीज। और जो भी आपका प्रोफेसर होगा ना, वो डेफिनेटली एसओपी को पढ़ेगा। ठीक है, तो एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है पीएचडी एप्लीकेशन के प्रोसेस में। फिर आता है शॉर्ट लिस्टिंग। तो देखो, जब जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, सपोज एक डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, वहाँ पे 120 एप्लीकेशंस आए हैं। ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ पोस्ट है से 15। तो 120 एप्लीकेशंस आए और 15, अब 120 के 120 को उनको इंटरव्यू करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यार इंटरव्यू ऑल्सो टेक्स कंसिडरेबल ऑफ टाइम, एंड दीज पीपल, दीज ऑल द प्रोफेसर्स आर वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग्स सर। तो उनको कंसिडरेबल टाइम, तो उनको कुछ फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया होगा। तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग भी किसके बेसिस पे करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं और कितना एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। तो सपोज़ 7 पॉइंट, मतलब टॉप की आईआईटीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन 7.5 पॉइंटर मांगा है, बट स्टिल अगर एप्लीकेंट्स की नंबर ज़्यादा है, तो उन लोग अपना शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया 8 या 8.5 ऐसा बना सकते हैं। उसके बेसिस पे उन लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा ना, जितने 120 एप्लीकेंट्स आए हैं, उसमें से भी कुछ लोग हट जाएंगे। से 30 लोग हट गए, तो अब बचे 90 लोग, और उनके पास सीट है 15। तो स्टिल 1:6 का रेशियो है अभी, लेकिन उनको अभी भी क्वालिफाई, सॉरी, उनको फ़िल्टर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आएगा एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू। कुछ डिपार्टमेंट रिटन एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट जो है 2 बार इंटरव्यू लेते हैं, प्रिलिमिनरी और फाइनल राउंड। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। इसके लिए कोई जनरल गाइडलाइन नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये हर डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक होता है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का यू विल हैव टू चेक। ठीक है, इंटरव्यूज। फाइनली अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको मिलता है ऑफर लेटर, और उसके साथ आपकी शुरू हो जाती है पीएचडी की क्लासेस आईआईटीज में। ओके, आफ्टर एडमिशन प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ कम्स की आप अपना नाउ कम्स की आपको क्या प्रिपरेशन करनी है फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इनटू दोस पीएचडी रैंकिंग। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज चेकिंग द वेबसाइट्स रेगुलरली। रेगुलरली चेक करना क्यों? क्योंकि पीएचडी का एप्लीकेशन कब आ रहा है, वी नो कि ओके प्रोबेबली अप्रैल और अक्टूबर में आता है। बट एक चीज़ और है, क्या होता है ना, सी पीएचडी का इनटेक साल में 2 बार होता है। ठीक है, हर 6 महीने होता है। तो क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स लगे रहते हैं पीएचडी में,
सेलेक्ट होने के लिए वो 2 बार 3 बार चांस अप्लाई ट्राई कर चुके रहते हैं, बट उनका नहीं होता है। ऐसे में वो 1 साल या 1.5 साल अपना ऑलरेडी वेस्ट कर चुके होते हैं। बट पीएचडी में, बट आईआईटीज में यूजुअली क्या होता है, जेआरएफ पोजीशन आती है जिसको यू कैन कन्वर्ट इनटू पीएचडी। वो उसमें ऑफिशियली उसमें लिखा रहता है जेआरएफ कन्वर्टेबल टू पीएचडी। सो दैट इज कंपेरेटिवली इजी वे टू गेट इनटू पीएचडी इन आईआईटी और एनआईटी रादर देन डायरेक्ट पीएचडी, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहेंगे ना, देन यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग, ओके। देन कम्स अप्लाइंग। सो वेरी केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो आपको अप्लाई करना है, अपने सारे डिटेल्स रखने, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहली है आपकी जितने भी मार्कशीट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो तो आपके पास होंगे ही डेफिनेटली, उनको सिक्योरिटी रखने, उनको प्रॉपरली अटैच करने। लेकिन उसके अलावा 3 डॉक्यूमेंट और मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सेकेंड इज रेज्यूमे, एंड थर्ड इज कवर लेटर, ओके। ये तीनों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और सजेस्ट करूंगा कि आप जब ये फाइनल भेज रहे हैं उससे पहले आप 2-3 बार इसको ट्राई करें। क्यों? देखो, एसओपी तो मोस्टली सारे पीएचडी में मांगता ही है। पीएचडी एप्लीकेशन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगेगा ही कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इनटू पीएचडी, विच टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको उसके बारे में बताना था, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी एसओपी होनी चाहिए। रेज्यूमे और कवर लेटर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कई जगह कई डिपार्टमेंट ऑफिशियली ये लिखते हैं कि स्टूडेंट शुड कॉन्टेक्ट द प्रोफेसर और सुपरवाइजर बिफोर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी। तो इन दैट केस आप जब प्रोफेसर या सुपरवाइजर को कांटेक्ट कर रहे हो, तो क्या डायरेक्ट मेल लिख देंगे क्या, नो आई वांट टू डू, नो। See, these professors sitting at IITs and IITs are very busy person, very we cannot take them casually, उनको हम casually नहीं ले सकते। तो जब आप उनको मेल लिख रहे हैं ना, तो उनको भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि हाँ, दिस स्टूडेंट हैज शोन सम इंटरेस्ट, ही हैज डन सम वर्क बिफोर टॉकिंग टू मी। तो यू शुड हैव अ वेरी गुड रेज्यूमे एंड अ कवर लेटर, ठीक है। तो व्हेन यू विल सेंड अ कवर लेटर एंड रेज्यूमे, इट गिव्स वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट ओवर द प्रोफेसर। प्रोफेसर को बहुत अच्छा मतलब जो भी प्रोफेसर या सुपरवाइजर होता है, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये स्टूडेंट एक्चुअली इंटरेस्टेड है, एंड ही विल टेक यू सीरियसली whenever the interview is there or whatever things come up, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रेज्यूमे और कवर लेटर प्रिपेयर रखना, ओके। नेक्स्ट कम्स सुपरवाइजर। देखो, सारे प्रोफेसर्स का डिटेल आपको सारे वेबसाइट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स में मिल जाएगा, बट आपको उनको सर्च करके रखना है कि कौन सा प्रोफेसर कौन से एरिया में रिसर्च कर रहा है, ठीक है। उसका रिसर्च एरिया का क्या है, आपका रिसर्च एरिया का क्या है, और दोनों मैच होता है कि नहीं। इसके साथ ही आती है रिसर्च एरिया। तो आपको एक्चुअली सी वॉट एवर यू वॉन्ट, उसमें प्रोफेसर काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उस एरिया में काम करना होगा जिसमें प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो you should check all the professors who are working in your relevant field, and then you should decide to apply or to target that professor to work under, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है, कई डिपार्टमेंट क्या होता है, जब पीएचडी एप्लीकेशन में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तो दे विल गिव यू द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर नेम। तो आप उस क्या बोलते हैं, प्रोफेसर को आप टारगेट कर सकते हैं। बट अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, बट कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं देते, देन यू हैव टू by yourself, you have to take that which field you want to work, and you have to prepare accordingly, ठीक है। so these things becomes important. देन कम्स एग्जाम प्रिपरेशन। तो देखो, जो इंटरव्यू होगा, सपोज रिटर्न है, तो रिटर्न में बहुत बेसिक चीज़ें पूछनी, बेसिक साइंस 11th 12th के बारे में भी पूछ लेते हैं कई बार रिटर्न में। और जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कुछ चीज़ें फिक्स है पूछने का। आप जिस भी बैकग्राउंड से, जिसमें भी आपने मास्टर्स किया है, उसके बेसिक्स, आपका मास्टर का जो थीसिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और आप जो रिसर्च एरिया में आप वर्क करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक में रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये 3 चीज़ डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो रिसर्च एरिया में आप वर्क करना चाहते हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड ये है कि आपने सपोज मान लो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वर्क करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यू वांट टू वर्क, तो आप क्या करेंगे, पिछले 4-5 साल के जितने भी स्टैंडर्ड पेपर्स हैं उसको सर्च करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अभी लेटेस्ट क्या टेक्निक्स चल रहे हैं, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसका मेथडोलॉजी क्या है। ये आप 2 से 3 अच्छे जर्नल के रिसर्च पेपर प्लस प्लस 2-3 अच्छे रिव्यू पेपर, बस इतना करोगे ना, आपका काम हो जाएगा जो रिसर्च टॉपिक है उसको प्रिपेयर करने का, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर पीएचडी। देन कम स्कॉलरशिप्स। सो स्कॉलरशिप्स में एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है एमएचआरडी का टीए, टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसमें 31,000 मिलता है पहले के 2 साल, उसके बाद 3 साल तक 35,000 मिलता है, टोटल 5 years तक मिलता है, ठीक है। दिस वेरी, और ये अच्छा इसलिए है बिकॉज ये रेगुलर स्कॉलरशिप है, इसमें कहीं पर आपकी रुकती नहीं है। फिर आता है टीएपी, टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। ये अच्छा क्यों है,
इसकी प्रोज और कॉन दोनों हैं, बिकॉज इसमें आपको जो स्कॉलरशिप है या स्टाइपेंड है वो 40-45,000 भी मिल जाती है, बट इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है। तो आपके प्रोफेसर के पास जो प्रोजेक्ट होगा उसकी फंडिंग से आपको स्टाइपेंड मिलेगी। तो सपोज प्रोजेक्ट अगर 2 या 3 साल का, तो 2 या 3 साल में फिर आपकी फंडिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज अ नेगेटिव साइड ऑफ दिस थिंग। देन कम्स PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसमें 70,000, 75,000, 80,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है। इसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो फुलफिल करना चाहिए आपको, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है PMF, प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप। देखो बहुत सारे लोग PMRF और PMF में कंफ्यूज रहते हैं। PMF इज डिफरेंट थिंग। PM इज प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप बाय CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इन लोग क्या बोलते हैं कि आप एक इंडस्ट्री लेके आओ जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगा, तो जितना स्टाइपेंड इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगा उतना ही स्टाइपेंड हम आपको गवर्नमेंट से प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो सपोज अगर इंडस्ट्री आपको 40,000 दे रहा है, तो उतना ही गवर्नमेंट देगी, तो टोटल आपकी मंथली जो स्टाइपेंड हो जाएगी वो 80,000 हो जाएगी, विच इज़ ह्यूज। अब इंडस्ट्री क्यों देगा? क्योंकि आपको जो प्रोजेक्ट है वो आपको इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पे बेस करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तो इंडस्ट्री आपको देगा, ठीक है। दिस इज गुड, क्वाइट टीडीएस, बट PMF इज गुड। थोड़ा सा टीडीएस है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर इतना मिलता है तो अच्छा है, स्टाइपेंड आपको अच्छी मिलेगी। फिर आता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड लोगों को पता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड है वहाँ से जो भी रिलेवेंट स्टाइपेंड होगा वो मिलेगा, ठीक है। कुछ अदर्स भी हैं जैसे रिसर्च एसोसिएट या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इंस्टीट्यूट के, उनके लिए भी रहता है, ठीक है। तो उनके लिए भी सीट्स रिजर्व रहती है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कॉलरशिप्स। So this is all I wanted to tell you about everything about PhD admission into IITs and IITs and other institutes. Hope you liked it. If yes, do click like and subscribe the channel. I'll see you in the next video. Tata, bye bye, take care.